चलो बच्चों, बोर्ड एग्जाम से आपके 2026 का केमिस्ट्री के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ। लग जाएंगे तो तुम नहीं पार हो जाएगी, है ना, और नहीं लगेंगे तो भी चांस कम है, नहीं लगेंगे, लग जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाएंगे। ठीक है, तो प्रे करके चलना कि मिलते जुलते क्वेश्चन आए। सारे टॉपिक्स उठाने की कोशिश करेंगे कि आप ये क्वेश्चन तो एटलीस्ट करके जाओ। ठीक है, मिक्स लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी, तो आप हिंदी हो इंग्लिश हो, परेशान मत होना। चलो, पहले कहाँ से स्टार्ट करना है? सॉल्यूशन से स्टार्ट करना है। ठीक है, चलो देखो, सॉल्यूशन में जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए, पहले मैं वो बता रही हूँ जिनके वापस आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है ना, पेपर का पैटर्न जो है ना वो थोड़ा अलग आ रहा है आजकल, तो तुम कुछ छोड़ के नहीं जाओगे, सब पढ़ के जाओगे, पहली बात। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशंस में आपको 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आप तो है ना मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इसका फॉर्मूला बता दो। ठीक है, मोल फ्रैक्शन हिंदी में मोल भिन्न बोलते हैं। अब देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें दो चीजें हैं, एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। अब सॉल्यूट के भी मोल घोलने हैं, सॉल्वेंट के भी मोल घोलने हैं, तो मोल फ्रैक्शन मतलब एक के मोल अपॉन सबके मोल, तो मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट, एक घटक के मोल अपॉन सारे घटकों के मोल। तो अगर पूछे मोल फ्रैक्शन तो तुम एक तो सीधा फॉर्मूला बताओ कि मोल ऑफ वन कंपोनेंट, फॉर्मूला लिख दोगे, नंबर पूरे मिल जाएंगे, और इसी बात को थियोरी में लिख देना। ठीक है, रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट। यहाँ तक की बात क्लियर है क्या? अब दो ही तो चीज़ें हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, विलेय और विलायक, तो हम कहेंगे सॉल्यूट के मोल तो मान लो स्मॉल n, है ना, और सॉल्वेंट के मोल कितने मान लो, सॉल्वेंट के मोल क्या मान लो, कैपिटल है। ठीक है, तो मैं तुम्हें कहूँ कि लो तुम तो ऐसा करो, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन लिखो, तो तुम क्या कहोगे, इसके मोल ऊपर लिख दो, टोटल नीचे लिख दो। ठीक है, और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन लिखो, तो भाई इसके मोल ऊपर लिख दो, टोटल नीचे लिख दो। समझ गए इतनी बात, है ना, और इन दोनों का ऐड करोगे तो 1 आएगा। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा आंसर, 1 आएगा। एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, 1 होता है ना, तो तुम कहोगे इन दोनों को जोड़ दूंगा तो आंसर 1 आएगा। अब बताओ, उसको वापस याद तो नहीं करना है घर जाके। क्लियर, क्वेश्चन आ जाए मोल फ्रैक्शन क्या है, लिख दोगे, 2016 में पूछा हुआ है। क्लियर है, कोई टेंशन नहीं, है ना, शॉर्ट में लिखना, ज़्यादा वो नहीं करना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये कह रहा है, ये भी 2016 का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये कह रहा है इथेनॉइक एसिड इन बेंजीन। इथेनॉइक एसिड का कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। इथेनॉइक एसिड मतलब एसिटिक एसिड, ठीक है ना, किस में घुलता है, बेंजीन में घुलता है ना। इसका वेंट ऑफ फैक्टर बताओ, व्हाट इज द वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ इथेनॉइक एसिड इन बेंजीन। बेंजीन में इथेनॉइक अम्ल का वेंट ऑफ फैक्टर कितना है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इथेनॉइक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जब बेंजीन में जाएगा ना तो डाइमर बनाएगा। डाइमर मतलब दो जने मिलके एक हो जाएंगे। 100 मोल घोलूंगी ना तो कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। ठीक है, तो तुम कह रहे हो कि इथेनॉइक एसिड इन बेंजीन, देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन बता रही हूँ, ध्यान रखना, सेम तो नहीं पूछेगा, पूछेगा क्या बनाता है, तो तुम क्या बोलोगे, क्या बनाता है, डाइमर बनाता है। तो डाइमर बनाएगा मतलब 100 घोलूंगी तो 50 हो जाएंगे, तो ऑब्जर्व्ड मोल आधे हो जाएंगे ना, है ना। तो वेंट ऑफ फैक्टर आई, इसका फॉर्मूला बोलो। वेंट ऑफ फैक्टर क्या कहता है, ऑब्जर्व्ड मोल अपॉन थियोरेटिकल मोल। ठीक है ना, भाई मैंने तैयारी कितनी करी, वो तो थियोरेटिकल है, मैं तीसरा पढ़ के गया, लिख के कितना आया, वो चीज़ क्या है, ऑब्जर्व। प्रैक्टिकल डेटा अपॉन मतलब थियोरेटिकल डेटा। तो हम कहेंगे 2 का 1 हो जाता है, अगर मैं 2 घोलता हूँ तो वो कितना जाता है, 1 हो जाता है। तो एसिटिक एसिड इन बेंजीन, वेंट ऑफ फैक्टर कितना है, हाफ। सही है, क्लियर। अब देखो ऐसा ऐसा एक और क्वेश्चन, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि आई बताओ, आई बताओ किसके लिए, NaCl के लिए, MgCl2 के लिए, AlCl3 के लिए, है ना। तो NaCl तुम्हें तो 1 दिख रहा है, पानी में जाएगा तो 1 रहेगा क्या, 1 Na और 1 Cl पानी में जाएगा तो 1 होगा कि 2 होगा। NaCl पानी में जाएगा टूटेगा कि जुड़ेगा,
टूटेगा ना, तो मैं तो एक बोल रही हूँ, पर पानी में जाके Na अलग है, Cl अलग है, तो कितना हो गया? 2 हो गया ना। तो इसके ऑब्जर्व्ड मोल कितने हो गए? 2। ठीक है, MgCl2, एक तो Mg, एक Cl की 2 Cl, एक Mg 2 Cl, तो पानी में जाके एक का कितना हो जाएगा? 3। इसका वेंट ऑफ फैक्टर 3 है। AlCl3 पानी में जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। और अगर मैं ग्लूकोज या यूरिया लिख दूं तो होगा क्या? ग्लूकोज C6H12O6 और यूरिया क्या होता है? NH2CO NH2। होगा क्या इनका? पानी में जाएगा तो एक का 2 होगा कि नहीं होगा? ग्लूकोज तो ग्लूकोज ही रहेगा, घुल जाता है पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड के चक्कर में, है ना। तो हम कहेंगे इसका तो कुछ नहीं होगा, तो जितना घोलोगे उतना। तो ऑब्जर्व भी एक, थ्योरेटिकल भी एक। इतनी बात क्लियर है? देखो जल्दी से, ठीक है। ये 2016 में ऊपर वाला है, ये भी मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तुम्हारे पास 2 कच्चे आम है, रॉ मैंगो या ग्रेप्स दे दे, ठीक है। कच्चे आम है, रॉ मैंगो प्लेस्ड इन, तो पहला तो वो कह रहा है कि मैं पानी में रख रहा हूं, ठीक है। और दूसरा वो कह रहा है कि नहीं, मैं कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन, नमक के घोल में रख रहा हूँ या मैं सॉल्टी सॉल्यूशन में रख रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, 2 कच्चे आम जिनमें से उनको एक को पानी में रखा, एक को नमक के घोल में रखा, ठीक है। अब बताओ, एग भी दे सकता है वो, बॉइल्ड एग विदाउट शेल, एक ही बात है। कच्चे आम दे दे चाहे उबले हुए अंडे बिना छिलके के, आंसर सेम रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। क्या बोलोगे? जो पानी में रखोगे तो देखो, तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी है, पानी में किशमिश डाल देंगे तो फूल जाएंगे ना, तो आम डाल दो तो ही फूल जाएंगे। यानी पानी अपनी हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाता है? तो जहाँ तुमने पानी में डाला तो पानी इसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो तुम्हें डायग्राम बना के एग्जाम में से लिखना है कि ये फूल जाता है, स्वेल्स अप, ठीक है। और फूल जाएगा मतलब पानी बॉडी के अंदर गया, तो इस घटना को कहते हैं एंड ऑस्मोसिस। क्या बोलोगे? एंड ऑस्मोसिस। और जब तुम नमक के घोल में डालोगे ना, तो पानी इसके अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है, तो पानी बाहर आ जाएगा, तो ये सिकुड़ जाएगा, श्रिंक्स, ठीक है। और पानी बाहर आना मतलब एक्सऑस्मोसिस। बोलो, कोई तकलीफ है क्या? क्लियर? एंड ऑस्मोसिस और एक्सऑस्मोसिस। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। लिख लो, चलो मैं इसको ऐसे कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है तुम्हारा 2000 कब का है? ये 2015 में, ठीक है। और CBSE 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलेलिटी, ठीक है। मोलेलिटी का फॉर्मूला लिख दो। हाँ, ये हटा दूं? देखो, मोलेलिटी का फॉर्मूला वो तो हम लिख देंगे, इसमें हम 2-3 चीज़ें और डिटेल में पढ़ लेते हैं। हमारे पास एक टॉपिक तो है मोलारिटी, ध्यान से सुनना। एक टॉपिक है मोलारिटी, दूसरा टॉपिक क्या है? मोलेलिटी, ठीक है। एग्जाम में आ जाएगा, डिफरेंस लिखो, तो ये कैपिटल M है, ये स्मॉल है। मोलेरिटी होता है 1 लीटर में कितने मोल्स घुले हैं, ठीक है। किसके? सोल्यूट के, विलय के, है ना। 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें आपने कितने मोल घोले? ग्लूकोज घोला तो उसके मोल कितने? मोलेलिटी है कि नहीं? 1 किलो में आपने कितने मोल घोले हैं, तो मोल पर केजी। एग्जाम में आएगी, डिफरेंस बता दो 3-4। इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये है 1 लीटर में सॉल्यूट की मोल्स की संख्या, वो है 1 किलो में
सॉल्यूट के मोल्स की संख्या। ये है मोल पर लीटर, मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ये वेट बाय वॉल्यूम यूनिट है, W बाय W, और ये क्या है W बाय W, मोल तो वेट में ही आएगा, मास अपॉन मोलर मास, तो ये क्या है वेट बाय वेट यूनिट। और इसमें है ना टेम्परेचर इंक्रीज करता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, हाँ। मोलरिटी है ना वो डिक्रीज होती है, हाँ। और उसमें नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। गुड। देखो अगर टेम्परेचर बदला तो वॉल्यूम बदलेगा, अगर टेम्परेचर बदला तो वॉल्यूम बदलेगा। भाई अगर 1 किलो की चीज़ है तो कल भी 1 किलो की रहेगी ना, लेकिन खुले बर्तन में सॉल्यूशन पड़ा है या बंद भी है तो थोड़ा तो इवेपोरेट होगा ना टेम्परेचर बदलने से। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है। अब ये चीज़ बढ़ गई तो ओवरऑल कम हो जाएगा, तो मोलारिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर वजन है तो वजन का क्या फर्क पड़ेगा, उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मोलेलिटी नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इससे तुम्हारे देखो 4-5 क्वेश्चन तैयार है। पहला पूछे मोलारिटी क्या है, तो तुम बता सकते हो 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल है। दूसरा क्वेश्चन मोलालिटी क्या है, 1 किलो सॉल्वेंट, सॉल्यूशन 1 किलो नहीं होना चाहिए, मैंने पानी लिया 1 किलो, तुम घोलोगे तो चेंज होगा ही सही। तो सॉल्वेंट विलायक 1 किलो है, उसमें सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, इसकी यूनिट मोल पर लीटर है, उसकी यूनिट मोल पर केजी है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। इतनी बात क्लियर। अब उसने तो यहाँ इतना सा सवाल पूछा कि लो तुम तो ऐसा करो मोलेलिटी का फॉर्मूला बता दो, तो तुम क्या कहोगे, सॉल्यूट के मोल, है ना। अब मुझे तो पता है W बाय W है, ऊपर तो मोल लिखना है, और मास ऑफ या वेट ऑफ सॉल्वेंट कि ठीक है ना। आपको पानी 1 किलो लेना है, दिमाग में रखना। अब कितना मिलाओगे, क्या मिलाओगे, कितना चेंज होगा, वो थोड़ा ना मुझे पता है। मुझे पता है 1 किलो पानी लेके मोल्स घोलने हैं, और मोल का फॉर्मूला तुम सबको पता है ना, मास अपॉन मोलर मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट हिंदी में लिखना है तो विलय का भार अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इनटू W सॉल्वेंट विलायक। और मान लो वो किलोग्राम में नहीं दे तो तुम्हें कहे ग्राम्स, तो किलो में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 ऊपर आएगा, ठीक है। और इसी फॉर्मूले में यहाँ वॉल्यूम कर दोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मिलियन का आयतन, तो वो मोलरिटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो तुम्हें ध्यान रखना W सॉल्वेंट रट लो, W सॉल्वेंट मोलरिटी में लिखना है ना, और वॉल्यूम मोलरिटी में लिखना है। अब वॉल्यूम सोल्यूशन का ही होता है। पानी 1 लीटर है, कुछ घोल दोगे तो भी 1 लीटर रहेगा। तो पानी 1 लीटर लिया, तुम ये मत सोचो मैंने घोला तो वॉल्यूम चेंज हुआ क्या, नहीं, 1 लीटर है, 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये 2015 का था। अब देखो कुछ भी पूछेगा तो इससे बाहर तो क्या ही जाएगा, दिमाग लगा लो तुम खुद ही। अगला जो है 2013 का क्वेश्चन है, ये 2-3 बार आ चुका है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसको तुम सॉल्व भी कर लो, फटाफट करना। अगला क्वेश्चन है 4 ग्राम NaOH 500 ml सॉल्यूशन में घुला हुआ है, बहुत बार आ चुका है। 4 ग्राम NaOH डिजॉल्व्ड इन 500 ml सॉल्यूशन, ठीक है। तुम ऐसा करो मोलारिटी फाइंड कर लो, फाइंड मोलारिटी। 4 ग्राम सॉल्यूशन है, हाँ 4 ग्राम NaOH है, 500 ml सॉल्यूशन में घुला हुआ, मोलारिटी। अब मुझे एक चाहिए सॉल्यूट का मास, ठीक है। दूसरा मुझे चाहिए सॉल्यूट का मोलर मास। तीसरा मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। मोलारिटी का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, ठीक है। अब बताओ सॉल्यूट कौन है, किसको बोला है, कितना ग्राम, 4 ग्राम, ध्यान से सुनो 4 ग्राम। और Na का मास 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, भाई NaO और H, सही है ना। टोटल कितना आया 40, मोलर मास 40 हो गया। कितना लीटर है, ml है तो 500 ml, ठीक है। अब मेरा फॉर्मूला क्या था, सोल्यूट मास अपॉन मोलर मास, ml दे रखा है तो ऊपर 1000 ले लेती हूँ, अपॉन 500, सॉल्व कर लेना। और यूनिट याद नहीं हो तो मोल कैपिटल M लिख देना, मोल पर लीटर, कैपिटल M मतलब मोल पर लीटर ही होता है, ठीक। ये तो बहुत बार आ चुका है भाई। मोल फ्रैक्शन 2010 में भी पूछा है, 2012 में भी पूछा है, कर लोगे। 0.2 इसका 1/5। हाँ 1/5.2 हो जाएगा, 1/5। अच्छा अच्छा 2 ग्राम लिखा है, 4 ग्राम लिखा है, हाँ ठीक है। एग्ज़ाम 5 ग्राम पे था।
ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट सीबीएसई में पूछा है, सीबीएसई नहीं पूछा, आपसे तो पूछा भी नहीं है बट ठीक है। 2012 प्रूव करो कि ऑस्मोटिक प्रेशर prove that osmotic pressure is a colligative property। इसमें 3 क्वेश्चन मिला देते हो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हिंदी में बोलते हैं अणुसंख्यक गुण। ठीक है, सिद्ध करो ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब देखो अणुसंख्यक, कॉलिगेटिव, हिंदी में ज़्यादा नाम इजी है। जो अणुओं की संख्या, मोल्स की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ऑस्मोटिक प्रेशर पे आ चुका है। मान लो तुमसे एग्जाम में चेंज कर लिया, इसने कहा नहीं बताओ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होती है। पहली होती है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुबंध। दूसरी होती है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, पानी में कुछ भी मिला होगी, क्वथनांक उन्नयन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, पानी 0 पे जम रहा है, कुछ नमक मिलाया, शक्कर मिला गया, वो 0 पे नहीं माइनस पे जमेगा। ठीक है ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आती है, बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर जितना है वो कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अब सबका आंसर एक ही देना है तुम्हें। तुम्हें बताना है कि 0.1 m NaCl। ठीक है, तो मैं कहूँगी मोलों की संख्या कितनी है, 0.1। ठीक है ना, एंड 0.1 m KCl, तो इसमें मोलों की संख्या कितनी है, 0.1। 0.1 m लिख देती हूँ, m मतलब मोलैरिटी। 1 लीटर में कितने मोल है, तो 1 लीटर में कितने मोल है, 0.1। यहाँ पे भी 1 लीटर में कितने मोल है, 0.1। तो ये कह रहा है चीज़ें तो अलग अलग है ना, एक तो नमक है, एक KCl है ना, लेकिन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है, हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। दोनों का परासरण दाब, OP लिख रही हूँ मैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि उसको मतलब नहीं है कि NaCl है कि KCl है। चाहे यहाँ मैं 0.1 m ग्लूकोज लिख दूँ, हाँ ग्लूकोज नहीं लिख सकते क्योंकि देखो इसके भी 2 टुकड़े होंगे, इसके भी 2 टुकड़े होंगे, ऐसे। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पे, और किसी से कोई लेना देना नहीं है। मीन्स इट डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ मोल्स। किसके मोल्स, जिसको घोलते हो। किसको घोलते हो, किसको बोलते हो, सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल्स की संख्या पे डिपेंड करता है, बाकी इसको किससे कोई लेना देना नहीं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अच्छा एक नया सवाल, व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अणुसंख्यक गुण क्या है, क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखो तुम्हें लिखना है दोज प्रॉपर्टीज, क्योंकि प्रॉपर्टी तो है ना, गुण तो है ना, तो दोज प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टी, तो मैं कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ा नहीं हो, तो रिएक्शन की तो बात नहीं चल रही है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल तो नहीं है ना। तो दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो किस पे डिपेंड करती है, तो हम कहेंगे जो घोल रहे हो उस पर नहीं, कितना घोल रहे हो उस पर डिपेंड कर, क्योंकि ये और ये अलग अलग चीजें थी ना, ये अलग था ये अलग था, पर घोलने वाली संख्या तो बराबर थी। इसके भी 0.1 मोल घोले, उसके भी कितने घोले, 0.1। टुकड़े भी बराबर होंगे, कहेगा मैं 2 में टूटूंगा, ये कहेगा मैं ही 2 में टूटूंगा, है ना। तो जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। चाहे तुम 1 मोल ग्लूकोज घोलो या 1 मोल यूरिया घोलो, तो हमें मतलब नहीं है, 1 मोल घोला ना, आंसर सेम आएगा। ठीक है, 1 मोल घोला, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। क्या घोल रहे हो, फर्क ही नहीं पड़ता है। आई बात समझ में, ये तो अब इसकी जगह वो कोई भी 4 प्रॉपर्टी लगा दे तो तुम आंसर दे सकते हो। आई बात समझ में। एक और क्वेश्चन आता है इसी पे ही, कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेस्ट है मोलर मास निकालने के लिए। बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू फाइंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये याद रखना है, बहुत बार आ चुका है, क्वेश्चन पेपर भारी करेगा तो ऐसे ही सवाल पूछेगा। अणुभार निकालने के लिए कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेस्ट है, एक ही है, तुम्हें आंसर क्या लिखना है, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्योंकि हम सब में मोलरिटी लेते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर ही ऐसा है जहां हम मोलरिटी लिख लेते हैं। फिर है ना, इसका डेटा थोड़ा बड़ा आता है,
मेरा आंसर 0.01 आ रहा है, फिर 0.001 आ रहा है, तो मैं क्या डिफरेंस निकालूँ? मेरा डेटा बहुत छोटा हो गया, इसमें ज़्यादा ज़्यादा आंसर आता है। तो डेटा इतना आता है कि आप इजीली क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर पाते हो, इसलिए थोड़ा इजी हो जाता है। आई बात समझ में? ये लिखो जल्दी से। एक क्वेश्चन में मैं 2-3 क्वेश्चन करा रही हूँ, तो परेशान होना मत। चले आगे। ये पूछ ले, सबसे बढ़िया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास निकालने के लिए आंसर एक ही, ऑस्मोटिक प्रेशर। किसी का भी पूछ ले कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करो, तो सेम एग्जांपल दे देना, ये और ये हो, आंसर सेम आ रहा है। हाँ, है ना। इसका वेंट ऑफ फैक्टर पूछ लेगा NaCl का, अभी बताया था, कितने जितने टुकड़े होता वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड है। फिजिकल है तो हम कहेंगे हाँ, केमिकल नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। सही। अब देखो, गैस की सॉल्युबिलिटी और हेनरी कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, इस पे भी सवाल पूछेगा। हेनरी कांस्टेंट को डिनोट करते हैं किससे? KH। और सॉल्युबिलिटी के ये क्या होता है? इनवर्स। सही है। जितना ज्यादा हेनरी कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी उतनी क्या होगी? कम। एक पॉइंट क्लियर। हेनरी लॉ पूछे, नहीं याद हो तब भी ऐसा कुछ लिख सकते हो। ठीक है। दूसरा देखो, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस तो उड़ जाएगी, सॉल्युबिलिटी क्या होती है? कम होती है, घटेगी ना। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा, और हेनरी कांस्टेंट बढ़ता है तो वैसे ही सॉल्युबिलिटी क्या होती है? कम। ये 2 क्वेश्चन है आपके। क्लियर। और अगर इसी में पूछ ले कि लो हेनरी लॉ बताओ, क्या भाई हेनरी लॉ क्या लिखोगे? P गैस proportional to P gas proportional to pressure applied by the gas over the solution is directly proportional to क्या? X gas। KH X gas in liquid कर देना। पानी में जितनी गैस प्रेशर जितना अप्लाई करेगी उतनी ज़्यादा घुल जाएगी। गैस इन लिक्विड, जितना प्रेशर अप्लाई करा उतनी पानी के अंदर चली जाएगी, है ना। एक फॉर्मूला याद रखना, P गैस इक्वल्स टू KH X गैस। क्लियर। दोनों हो गए। हेनरी लॉ पूछ लेगा, इतना लिख सकते हो, बहुत है। नेक्स्ट देखो, ऐसा क्वेश्चन भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी कब, कौन से साल का है ये? कहाँ गया? हाँ, 2012 सप्लीमेंट्री का है। देखो क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लिखो। ऑप्शन है तुम्हारे पास 0.1 m Na2SO4, 0.1 m NaCl,
0.1 m ग्लूकोज, ठीक है, और 0.1 m Al2SO4 ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो यही क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बड़े क्वेश्चन कर लेते ना बच्चे तो ये क्वेश्चन उनके छूटते हैं, ये क्वेश्चन बनाना थोड़ा भारी काम है। देखो सब चीज़ें बाद में देखेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर याद करो। Na2SO4 के कितने टुकड़े होंगे जल्दी बोलो? 2 तो Na और 1 सल्फेट। सल्फेट तो पूरा एक है ना भाई, SO4 को अलग थोड़ा ना करोगे, सल्फेट तो एक होता है ना, S और O अलग थोड़ा ना होता है। तो Na2SO4 के कितने टुकड़े होंगे? 3 पक्का। NaCl के कितने टुकड़े होने? एक Na एक Cl, ग्लूकोज का एक गोलोग एक आएगा, इसका 5, 2 एल्यूमिनियम 3 सल्फेट, टोटल कितने हुए? ये सबको आना चाहिए। एक क्वेश्चन तो ये कि वेंट ऑफ फैक्टर लिखो। दूसरा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। क्वथनांक उन्नयन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का फॉर्मूला क्या होता है? आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी, ठीक है। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट तो वैसे ही बढ़ रहा है, आप कुछ भी मिलाओगे बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इंक्रीमेंट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा ना भाई। सैलरी में जो बढ़ोतरी है वो बढ़ रही है तो सैलरी तो बढ़ेगी ना, कटौती थोड़ी ना हो रही है। बात समझ में आ रही है ना? तो कुल मिला के आई ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? Al2SO4। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज़्यादा तो यही है। उसके बाद कौन है? Na2SO4, ठीक है। उसके बाद कौन है? NaCl। और लास्ट में क्या लिखूँ? समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। अब देखो सेम क्वेश्चन फंसा देता तुम्हें, फ्रीजिंग पॉइंट ऑर्डर लिखो, है ना? क्वेश्चन सेम है, बस फर्क क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब ध्यान से सुनना, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है, कमी आती है। मानसी ध्यान से सुनो, डेल्टा TF इक्वल्स टू आई इंटू KF इंटू मोलैलिटी। फॉर्मूला तो सेम ही है, KF KB तो ठीक है, उनके कांस्टेंट है पानी के हिसाब से, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, उसको अपन को नहीं देखना, अपन को तो आई देखना है। तो देखो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, इस बार आपकी तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, तनख्वाह क्या हो रही है? घट रही है, कमी हो रही है कि इस बार आपकी सैलरी 10% कम कर देंगे। तो जैसे जैसे आई बढ़ेगा, है ना, डेल्टा TF भी बढ़ेगा, ठीक है। सैलरी 10% काट रही हूँ और सैलरी 20% काट रही हूँ तो तुम्हें कम कब मिलेगी? 10% सैलरी काटी और 20% सैलरी काटी तो कम सैलरी कब मिलेगी? 20%। तो डेल्टा TF बढ़ जाएगा ना तो मुसीबत है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डाउन हो जाए। ये ध्यान रखना, यहाँ तो चल जाता है, ये तो थोड़ा इजी है, बच्चा कर लेता है, वहाँ फंस जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? फ्रीजिंग पॉइंट पे इतना है, कुछ मिलाओगे तो इतना हो गया, घटा और घटा और घटा, तो फ्रीजिंग पॉइंट तो डाउन होता जा रहा है ना, ये इसका। तो अभी जो आंसर है इसका उल्टा कर देना, पहले ग्लूकोज आ जाएगा, फिर ठीक है ना, हाईएस्ट आपका ग्लूकोज आ जाएगा। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर पूछ रहा है तो ये है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑर्डर पूछ रहा है तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रही हूँ मैं, ये हो जाएगा, ठीक है ना। एरो उल्टा कर दिया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, समझ में आया? इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग कर देती हूँ, नहीं तो फिर तुम परेशान होगे। क्लियर? जो चीज़ बॉइलिंग पॉइंट में हाईएस्ट बनेगी फ्रीजिंग पॉइंट में वो लोवेस्ट है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट हो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम से कम है, ऐसे दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। ये भी तुम्हारे 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रिवर्स ऑस्मोसिस से क्या समझते हो? आरओ मेम्ब्रेन होती है वो सॉल्ट और बैक्टीरिया सॉल्टी वाटर को है ना प्योर वाटर में ट्रांसफर करता है। एग्जाम में क्या लिखोगे? देखो रिवर्स ऑस्मोसिस आएगा, 1 नंबर का आएगा, तुम डायग्राम बना देना तो एग्जामिनर कहेगा आधा नंबर तो वैसे ही देना पड़ेगा इसको, और फिर तुम थियोरी लिखोगे, तो आधे नंबर देगा डायग्राम। हाँ तो उसका थियोरी तो लिखोगे कि छोड़ दोगे? ठीक है ना, कितनी थियोरी लिख लोगे, वो आधा नंबर दे देता है बहुत बार, लेकिन डायग्राम बना ले तो भाई आधा नंबर डायग्राम का तो दे ही देता हूँ, तो भाई आधा डायग्राम का देगा तो आधा थियोरी का तो देना ही पड़ेगा ना। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब घर में जो आपका आरओ वाला सिस्टम है ना, व्युत्क्रम परासरण बोलते हैं हिंदी में, तो घर में क्या होता है, खारा पानी वाला होता है, खारा पानी होता है, ऊपर टंकी से जो पानी आ रहा है वो क्या है? सॉल्टी वाटर है, इम्प्योर वाटर है,
ठीक है, तो एक बार सॉल्टी वाटर, एक बार क्या प्योर वाटर। यहां मैं प्योर कर देती हूँ, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, और यहां मैं क्या कर देती हूँ सॉल्टी वाटर। तो घर में जो पानी की टंकी है उसमें तो खारा पानी है, ऐसे दिमाग लगाओ, घर में खारे पानी की टंकी है, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, मशीन से क्या करते हैं, मशीन लगी हुई है ना, वो क्या करती है, इस पर प्रेशर लगाती है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाती है, क्योंकि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर लगाओगे ना तो आपका साफ पानी खारे पानी में मिक्स हो जाएगा, तो वो तो नेचुरल है। अब मुझे किसी काम को उल्टा करना है तो ज़्यादा प्रेशर लगा दो। तो यदि बाह्य दाब, एक्सटर्नल प्रेशर मोर देन क्या किया, ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड टूवर्ड्स सॉल्टी वाटर, तो सॉल्ट तो निकलेगा नहीं। अच्छा, एसपीएम नमक को नहीं आने देगी, किसी भी कचरे को नहीं आने देगी, सिर्फ पानी को आने देगी। तो सॉल्टी वाटर में से कौन निकल के आएगा, पानी निकल के क्या आएगा, प्योर वाटर में आ जाएगा, है ना। और यहाँ आप ये पानी क्या हो जाएगा, पीने लगे। तो अगर देखो सेम डायग्राम बना दिया ना तो थियोरी में नंबर कटेंगे भी नहीं और रटने की भी जरूरत नहीं। डायग्राम देख के क्या लग रहा है, देखो कहाँ प्रेशर लगा रहे हो, कहाँ प्रेशर लगा रहे हो, सॉल्टी वाटर, लवणीय जल। यदि सॉल्टी वाटर पे एक्सटर्नल प्रेशर जो कि किससे ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, इफ प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टुवर्ड्स सॉल्टी वाटर या सोल्यूशन, है ना, और इसके आगे भूल जाओ तो लिख देना ऑस्मोसिस का प्रोसेस उल्टा हो जाता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस बिकम्स रिवर्स्ड। और ज़्यादा दिमाग चले तो तुम हिंदी में मतलब उसको लैंग्वेज में लिख देना कि सॉल्टी वाटर से पानी निकल के कहाँ आ जाता है, प्योर सॉल्वेंट की तरफ, तो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। क्यों याद करना है बोलो, डायग्राम को एक्सप्लेन कर देना, ठीक है ना, रटा रटा पूछ भी नहीं रहा है, वो सेम चीज़ लिख देना, बन जाएगा आपका काम। क्लियर, डायग्राम बना लो, याद रह जाएगा, क्योंकि ये ध्यान रखना है। अब देखो पानी पे प्रेशर नहीं लगाएंगे, सॉल्टी वाटर पे प्रेशर लगाएंगे, क्योंकि इसमें से अपन को साफ पानी निकालना है, आई बात समझ में ना, इसमें से पानी निकालना है, कचरा पीछे रखना है, इसलिए। और एप्लीकेशन क्या है आरओ की, अरे इसी डायग्राम में सॉल्टी वाटर को किस में कन्वर्ट करना, प्योर वाटर में, डीसलाइनेशन ऑफ वाटर, ठीक है, डीसलाइनेशन ऑफ वाटर, ठीक है, सलाइन मतलब नमक निकालना पानी में से। हो गया, क्लियर है। बस डायग्राम को एग्जाम में एक्सप्लेन कर देना, ज़्यादा परेशान होना ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 2015 का क्वेश्चन, ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं, पाई, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, लिखो पाई बराबर कितना, 0.0821, ठीक है। और क्या दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, कैलकुलेट कंसंट्रेशन, ठीक है। आर गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी 0.0821, हाँ, आई कौन लगाएगा, देखो फॉर्मूला पूरा याद रखेंगे, पाई इक्वल्स टू CRT सही है, लेकिन मान लो यहाँ NaCl होता तो पाई इक्वल्स टू क्या लगता, ICRT, है ना, नहीं लिखते तो I1 होता है, ठीक है ना, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है तो मैं I1 मान लेती हूँ, होगा ग्लूकोज होगा यूरिया होगा, इतनी बात क्लियर है। अब क्या कर नहीं सकते हो, पाई कितना है, ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं, पाई, तो पाई कितना रखूं, 0.0821, आई नहीं लिखा है मतलब कुछ दिया नहीं है, देखो ग्लूकोज है तो I1 है, अगर यहीं पे NaCl होता तो आई कितना होता, 2 होता,
ठीक है, तो इमेजिन कर लेते भाई I1 होगा। कंसंट्रेशन पूछिए, R की वैल्यू दे तो रखिए। चाय बनाई क्या? चाय बनाओ भाई जी। और टेम्परेचर कितना है? तो आज पीनी है, कल कैसे बनाऊंगी? 2 घंटे क्लास लेनी है। बोलो। बोलो भाई, कर लोगे? मैम नव्या बोल रही मुझे भी पीनी है। इतना तो मैं मांग रही हूँ। बिना शक्कर वाली चाय पी नहीं पाएगी। मैं ऊपर से डाल रही हूँ। ऊपर के लिए डालेंगे। शक्कर। कैसा पेपर? केमिस्ट्री में चलो, हो गया यहाँ तक? कल जाना पेपर चलो चलो, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, अगला मिल रहा है मुझसे, एग्जाम हो गया उसका। अब सुनो ध्यान से, देखो अगला क्वेश्चन मैं लिख नहीं रही हूँ, आंसर देना है। ड्यू टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ड्यू टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन की क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो आदमी की सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, वो फिजिकली वीक हो जाता है। पहला पॉइंट, इस कंडीशन का नाम क्या है? एनॉक्सिया। अगर ब्लड में, अब याद रखना इसको, अगर शरीर में नहीं, ब्लड में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाए तो ऑब्वियसली ना खाना प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी, ग्लूकोज नहीं बनेगा, पहुंचेगा नहीं हर जगह, ऑक्सीडाइज नहीं होगा ग्लूकोज, तो हम कहेंगे इस प्रॉब्लम को कहते हैं एनॉक्सिया। एक पॉइंट क्लियर, 2017 क्वेश्चन है। दूसरा ये कह रहा है कि इस कंडीशन का रीजन क्या है? एनॉक्सिया का रीजन क्या है? बैंड तो पानी में होता है। देखो तुम क्या लिखोगे, जब क्लाइंबर ऊपर चढ़ता है, कोई पर्वत पे चढ़ रहा है ना, जब क्लाइंबर हाइट पे जाता है तो हाइट पे एयर कम होती है, एयर का प्रेशर कम होता है। अभी तुमने हेनरी लॉ क्या पढ़ा था? पी गैस प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस, तो गैस इन लिक्विड मतलब गैस इन हीमोग्लोबिन। ऊपर जा रहे हो हाइट पे, तो हाइट पे ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन कम है तो प्रेशर कम है, तो प्रेशर कम है तो उसकी शरीर में अवेलेबिलिटी भी क्या होगी? कम। तो हम यही तो कह रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन की कमी पड़ गई ब्लड के अंदर तो क्या होगा? सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है ना, वो बोलते हैं ना सिकनेस हो जाती है वहाँ पे। ये ठीक है, तो रीजन समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन, 30 ग्राम बेंजोइक एसिड, ये तो कर लोगे तुम। अगला क्वेश्चन है 30 ग्राम बेंजोइक एसिड, ठीक भाई, 100 ग्राम पानी में है, 30 ग्राम बेंजोइक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर। जल्दी जल्दी करना, 100 ग्राम वाटर, मोलेलिटी बता दो। ये तो अपन ने करा। देखो सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, पहले तो ये बताओ। जिसको घोला, किसको घोला? बेंजोइक एसिड, ये सॉल्यूट है, विलेय है। और किसमें घोला? पानी में, तो वो सॉल्वेंट है 100 ग्राम। मोलेलिटी मुझे बतानी है, ठीक। अब देखो मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या है? सॉल्यूट का मास 30 मोलर मास, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला C6H5COOH। अब सीधा याद रख लेना, इसका मोलर मास 122, नहीं तो फिर अटक जाओगे, एक भी नंबर गलत लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, बेंजोइक एसिड का मोलर मास 122, मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000, और अभी तो बताया था मोलेलिटी W सॉल्वेंट, याद रख लेना, W सॉल्वेंट नीचे आएगा, तो सॉल्वेंट क्या? पानी, कितना? 100, ठीक है ना। और यूनिट भूल जाओ तो स्मॉल m लिख देना, बात खत्म, ठीक है। मोल पर केजी स्मॉल m लिख दो, आपका टेंशन खत्म, कर लोगी। ठीक है, इसको तो क्या ही लिखना, छोड़ दो। अगला 2014 का क्वेश्चन है, क्या आप एजियोट्रोपिक मिक्सचर को कैन वी सेपरेट, पेपर टफ आएगा तो ऐसे क्वेश्चन डालेगा वो, क्या परेशान हो।
कैन वी सेपरेट एजियोट्रोपिक मिक्सचर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? बोलो, बस एक बार पढ़ने वाले हैं, ये तो याद रह जाएंगे, तो परेशान मत होना, एक बार पढ़ लो क्लास में ध्यान से, याद रह जाएंगे। अब देखो, ये क्वेश्चन नहीं आए एग्जाम में, आए कि एजियोट्रोपिक क्या होता है, हिंदी में भी एजियोट्रोपिक ही लिखेगा, स्थिर क्वाथी। देखो एजियोट्रोपिक मतलब, ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं दो लिक्विड मिलाने वाली हूँ, तो अगर मैं कोई दो लिक्विड मिलाऊं तो ऑब्वियस है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है पहले उबल जाएगा, और बाद में वाला बाद में, तो मैं ऐसा काम करूँ ही क्यों? मैं क्या कर रही हूँ, एक ऐसी कंपोजिशन बना रही हूँ, एक मतलब कि मुझे ये 95 लेना है, ये 5 लेना है, या ये 95.5 लेना है और ये 4.5 लेना है, एक ऐसा सर्टन कंपोजिशन तैयार करो दो लिक्विड का कि दोनों लिक्विड एक साथ एक ही टेम्परेचर पे बॉइल हो। आई बात समझ में? एक ऐसी जोड़ी बनाओ, ये कपल है और ये जिएंगे भी साथ में और मरेंगे भी साथ में, फिक्स कर लो। अब उसमें नहीं देखना है पढ़ा लिखा है नहीं है, ज़्यादा पढ़ा है कम है, वो नहीं देखना है। एक ऐसा कंपोजिशन तैयार करो जिसमें दो लिक्विड एक साथ एक ही टेम्परेचर पे क्या होंगे, बॉइल हो। तो फिर तुम कोई डिस्टिलेशन कर लो, तुम अलग तो कर ही नहीं सकते, जो एक साथ मर रहे हैं उनका क्या करोगे? तो दोनों एक साथ बॉइल हो रहे हैं ना, तो तुम कैसे सेपरेट करोगे? तो मना कर दो, नहीं भाई नहीं कर सकते। आई बात समझ में? अब इसका डेफिनेशन बना दो, ठीक है, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड एट सर्टेन कंपोजिशन, ठीक है, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड एट certain composition which boil at same temperature, ठीक है, which boil at same temperature, चाहे constant temperature लिख दो, ठीक है, दोनों का टेम्परेचर एक है, दोनों एक साथ एक ही टाइम में रवाना होंगे, तो फिर तो क्या ही हो सकता है। तो कैन वी सेपरेट तो मना कर दो, नहीं, क्यों? तो रीजन वापस डेफिनेशन लिख दो, बिकॉज वो पूछेगा अच्छा नहीं कर सकते, हाँ नहीं, फिर तुम लगा रहे क्यों नहीं कर सकते, तो बिकॉज एजियोट्रोपिक इज द मिक्सचर ऑफ दैट एंड दैट, सो बोथ लिक्विड बॉइल्स एट सेम टेम्परेचर। तो भाई कहाँ अलग करेंगे? क्लियर है? डिस्टिलेशन का तो फंडा ही वो है, जो पहले बॉइल होता है उसको पहले अलग करो, तो वो तो है ही नहीं। क्लियर? समझ में आ गया? अब बताओ कहाँ रटने की जरूरत थी? क्लियर? हेनरी लो वाला करा दिया था, सप्लीमेंट्री में क्वेश्चन ज़्यादा क्यों आ रहे हैं? सप्लीमेंट्री वाले के बाद पेपर में दे रखा है इसने। अरे नहीं, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? तो अब देखो कुछ और अच्छी चीजें, हाँ राउल्स लॉ, क्वेश्चन कम ही बने हुए राउल्स लॉ। अब देखो राउल्स लॉ दो तरह से, और कुछ सीख लेते हैं। राउल्स लॉ दो बार पढ़ना है, ध्यान रखना, उलझ मत जाना। एक तो है लिक्विड लिक्विड, राउल्स लॉ किसके लिए? लिक्विड लिक्विड सिस्टम के लिए, ठीक है। ध्यान से सुनो, अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया कि लो राउल्स लॉ लिक्विड लिक्विड समझाओ, देखो बोर्ड पे एक लिक्विड ए एक लिक्विड बी, ठीक है। अब देखो अगर कोई अकेला लिक्विड है तो उसका वेपर प्रेशर तो होगा ना, वो वेपर तो बनाएगा ही, ऐसे तो है नहीं कि वो उड़ेगा ही नहीं। तो हम कहेंगे हाँ जो भी लिक्विड होगा उसका अकेले का वेपर प्रेशर होगा इंडिविजुअल, दैट इज पी नॉट ए, और बी है तो उसका कितना होगा पी नॉट। अब तुम तो मिक्सचर लेने वाले हो तो तुम तो मिलाओगे, तो मोल फ्रैक्शन बता दो, ए कितना लेओगे बी कितना, तो अभी तो हमने पढ़ा था इसको एक्स से ले लो, इसको क्या ले लो एक्स बी। अब भाई आप अकेले हो तो आपकी स्ट्रेंथ अलग है, लेकिन जब दो जने मिक्स हो जाते हो तो स्ट्रेंथ में क्या आएगा, चेंज आएगा। अब दो जने मिक्स हो गया तो उसका वेपर प्रेशर कितना है, तो हम कहेंगे तुमने इसको मिलाया कितना है, 50-50 मिलाया है क्या, है ना। तो भाई इसका वेपर प्रेशर मान लो 100 था पर तुमने 50% ही मिलाया है, तो इसका वेपर प्रेशर 50 आएगा। आई बात समझ में ना। और उसका वेपर प्रेशर भले ही 90 था पर वो तुमने 90% मिला दिया, तो समझे ना, 90 × 90 कर देना परसेंटेज में। तो मुझे क्या करना है, ए का प्रेशर बताओ इन द सॉल्यूशन, ए का प्रेशर ये है पार्शियल प्रेशर, हिस्सा, क्योंकि मिलाओगे तो फिर हिस्से की बात करोगे, अकेले हो तो हिस्से की बात करनी नहीं थी। तो पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, और पी ए इक्वल्स टू क्या था, पी नॉट ए एक्स ए। सिमिलरली पी बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, और पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी, और दोनों को मिला लो तो टोटल बोल जाओ।
तो पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? मान लो एग्जाम में आए राउल्स लॉ लिखो, तो अगर तुमने ये लिख लिया तो तुम्हारे नंबर बन जाएंगे। अब तुमने लगे थियोरी नहीं लिखी, तो थियोरी के बारे में इतना मत सोचो। देखो इसको और इसको ही तो बताना है। ये क्या है? हिस्से वाला प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। तो तुम लिखोगे किसी लिक्विड के मिक्सचर में, लिखा हुआ ना लिक्विड लिक्विड सिस्टम, या तुम लिखोगे कोई लिक्विड लिक्विड सिस्टम में किसी लिक्विड का पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना? पार्शियल प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। बस एक लाइन लिख के ये सारा टिका दो, बस नंबर पूरे। समझ गए मेरी बात? अब मुझे बताओ, मैंने 2 जने मिलाए, मैंने पानी मिलाया, अल्कोहल मिलाया, मेरी मर्जी में कितना मिलाऊं, ठीक है ना? लेकिन जब मिक्स हो जाए तो वेपर स्टेट में इनके मोल फ्रैक्शन सेम रहेंगे कि अलग अलग होंगे? मैंने पानी लिया, मैंने अल्कोहल ले लिया, मिला लिया, मेरी इच्छा थी, मैंने 90 और 10 मिला लिया। अब दोनों वेपर बनाएंगे, तो हो सकता है अल्कोहल ज़्यादा इवेपोरेट हो रहा है और पानी कम, क्योंकि अल्कोहल तो बॉइलिंग पॉइंट 78 है, उसका वेपर जल्दी बनता है, पानी का वेपर लेट बनता है। तो ये किस पर डिपेंड करेगा? तो हम कहेंगे देखो ये रेशियो था ना, 1 के मोल अपॉन सबके मोल। अब ये प्रेशर में आ जाएगा, इसका प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। ठीक है ना? एक्स भी बताओ तो भाई इसका प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, क्योंकि मोल फ्रैक्शन तो हमेशा हिस्सा होता है ना, टोटल में मैं कितना, तो टोटल प्रेशर में मेरा प्रेशर कितना, तो हिस्सा है ना, हिस्सा आ गया ना। बात समझ में आ गई? तो ऐसा कुछ पूछ ले राउल्स लॉ, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? क्लियर? आगे बढ़े। इसका ग्राफ सप्लीमेंट्री में आया, तभी तो नहीं करा, ग्राफ बता देते हो। चलो हो गया ये तो। अब देखो इसके ग्राफ पे क्वेश्चन बन जाए, कोई टेंशन डालनी नहीं है। देखो सीधा सीधा लिखो, तुम किस किस की बात कर रहे हो? वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन की। अब 2 जने हैं तो ग्राफ 2 के हिसाब से बनाओ, ऊपर नीचे इसलिए बना रहे हो कि सेम चीज तो होगी नहीं। ठीक है? अब देखो पहली बात ध्यान रखना, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ है। किसके बीच में है? वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। अब अगर तुमने लिखा यहाँ x से 0 है, तो आगे बढ़ोगे तो x से कितना होगा? 1। x से और x भी मिला के तो 1 ही होता है। अब अगर यहाँ x से 1 हो गया तो ऑब्वियसली x भी कितना होगा? 0। और अगर यहाँ ये 0 है तो x भी कितना होगा? और कंपोजिशन तो बीच की है, मिक्सचर तो बीच का है। अब सुनो, पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, एक्स से 0 है, पी ए 0 है, और वहां जाते ही क्या हो गया? एक्स से 1 हो गया। तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। जैसे जैसे एक्स ए बढ़ रहा है पी ए बढ़ता जाएगा। यहाँ पी भी 0, एक्स भी 0 है तो पी भी 0 है, और यहाँ पहुंच जाना भाई। ठीक है? तो ये क्या हो गया? पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स, और मिला लो तो पी टोटल आ जाएगा, पी ए प्लस पी बी। ठीक है? अब देखो जो सॉल्यूशन, जो लिक्विड अगर राउल्स लॉ को फॉलो करता है तो वो आइडियल है। आइडियल सॉल्यूशन क्या है? जो कोई भी टेम्परेचर, कोई भी प्रेशर पे, ओवरऑल एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या करता है? राउल्स लॉ को फॉलो करता है। तो भाई आइडियल सॉल्यूशन मतलब पी टोटल जो है वो आना चाहिए पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स, ये आना चाहिए आइडियल सॉल्यूशन के। अब आइडियल सॉल्यूशन मतलब 1 लीटर में 1 लीटर मिलाओ, आंसर 2 लीटर होना चाहिए। ठीक है? तो मतलब किसी तरह का कोई झोल झाल नहीं होना चाहिए। तो डेल्टा वी मिक्स कितना? 0। फिर ना तो हीट निकलनी चाहिए ना हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए। डेल्टा एच मिक्स कितना? 0। अब ऐसा तो तभी होगा जब ए और बी को सेम फीलिंग आए, मतलब ए एंड बी एंड ए बी इंट्रैक्शंस आर सिमिलर। ए को बी के साथ वही फील होता है जो ए के साथ होता है, बी को बी के साथ वही इंट्रैक्शन लगता है जो ए के साथ होता है। तो ए बी एंड ए बी इंट्रैक्शंस क्या है? सिमिलर है, सेम है, तो वो आइडियल है।
तो एग्जामिनर का कैसा करो, आइडियल का ग्राफ बना दो। तो भाई यही तो है आइडियल का ग्राफ, क्योंकि आइडियल क्या करता था, राउल्स को फॉलो करता था, तो ये कर रहा है। क्लियर है क्या, बात समझ में आ गई? एमसीक्यूज अच्छे हैं, इसके बाकी पीछे का पेपर को समझ नहीं आया। आउट ऑफ 4 7 मैगजीन लेके आए। ठीक, इसके फर्स्ट के 3 जो एमसीक्यूज है ना वो तो मेरे को आते हैं, बाकी पेपर समझ नहीं आ रहा। एक बार तो इजी था इनका। तो सेट कौन सा आया था? सेकंड क्या नाम है ये जो और आदित्य के सेट 1 आया था। आप ही बताएं। हो सकता है, अच्छा बताया नहीं। तुम्हारा कैसा हुआ? इसका 4th होगा ना? वो भी अच्छा ही कह रहा था कि सब पढ़े हुए थे क्वेश्चन। तो 3 नंबर कह रहा था कट रहे हैं मेरे। तुम्हारे कितने कम हो रहे हैं? मेरी मम्मी ने चेक किया एमसीक्यू कह रहे थे 5 से 16 में से 5? एमसीक्यू सही है कि ओ तेरी, हमसे भी ज़्यादा गलत करें। कितने मार्क्स के हाँ, MCQ? पर तो एक ही नंबर पे 11 कहते हैं मैंने एक बार इतना क्या चलता है। 12 चलो, यहाँ तक हो गया। ना 70 का पेपर है ना। देखो आइडियल सॉल्यूशन क्लियर। अब अगर वो आइडियल को किस में कन्वर्ट कर दे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, तो तुम कहोगे नॉन आइडियल मतलब राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, मिक्स भी 0 नहीं, ये भी नहीं, और सेम की जगह क्या लिख दोगे, डिफरेंट, नॉट सेम लिखना। बात सुनो, आइडियल की जगह एग्जाम में क्या आ गया, नॉन आइडियल। तो जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, डेल्टा वी मिक्स 0 नहीं होता है, मतलब 1 लीटर में 1 लीटर मिलाओगे, या तो मॉलिक्यूल नजदीक आ जाएंगे या मॉलिक्यूल दूर चले जाएंगे, या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट रिलीज होगी, और इंटरेक्शन सेम नहीं होंगे ऑब्वियसली, तभी तो ये सब गड़बड़ हो रही है। ठीक है, अब भाई अगर नॉन आइडियल है तो या तो आंसर क्या होगा, ज़्यादा लाओगे, या आंसर क्या लाओगे, कम लाओगे। क्लियर, हटा दे इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में। अभी बता रही हूँ। हाँ मैं क्लियर, 90% क्वेश्चन तो निकल जाएंगे तुम्हारे इसमें से। अब देखो इधर नॉन आइडियल, सुनो मेरी बात, नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 तरह के, एक तो हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन या तो आपका आंसर राउल्स लॉ से क्या आएगा, ज्यादा आएगा, या फिर आपका आंसर राउल्स लॉ से क्या आएगा, ठीक है भाई, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। इतनी बात क्लियर है? सुनो, अब इसको याद कैसे रखना है, देखो पॉजिटिव मतलब आंसर ज्यादा आएगा, तो तुम्हें बताना है 3 पॉइंट ज्यादा है क्योंकि चौथा पॉइंट कम है। अब इतना टाइम है नहीं उसको एक्सप्लेन करें, तो तुम कहोगे 3 पॉइंट ज्यादा है, डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन 0, क्योंकि ए बी इंट्रैक्शंस जो है वो कम है, लेस देन ए एंड बी बी इंट्रैक्शन। समझ गए? ऐसे याद रखना है, पॉजिटिव डेविएशन 3 पॉइंट ज़्यादा है क्योंकि चौथा पॉइंट कम है, और इसके 3 पॉइंट कम है क्योंकि चौथा ज़्यादा है, तो पी टोटल लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, डेल्टा वी मिक्स लेस देन 0, डेल्टा एच मिक्स लेस देन 0। क्यों 3 पॉइंट कम क्यों है? क्योंकि चौथा ज़्यादा है, ए बी इंट्रैक्शंस ग्रेटर देन ए एंड बी बी इंट्रैक्शन। क्लियर है? समझ में आ गया क्या? अब एक बात याद रखना, पानी और अल्कोहल मिलाओगे तो पॉजिटिव डेविएशन, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फिर ऑब्जेक्टिव में फंस जाओगे, ये तो कौन करेगा। अल्कोहल और वाटर मिलाओगे क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, क्योंकि देखो पानी कहेगा मैं तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता हूँ, अल्कोहल कहेगा मैं मिलूंगा तो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाऊंगा, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, तो फिर ठीक है ना, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी भी एग्जामिनर दे दे कि पानी में कोई एसिड मिलाया, या ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है तुम्हारे बोर्ड में, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, क्या भाई, क्लोरोफॉर्म एसीटोन शोज इन नेगेटिव डेविएशन, तो तुम्हें रीजन देना है क्लोरोफॉर्म एसीटोन नेगेटिव डेविएशन क्यों है। नेगेटिव डेविएशन कब होगा, जब मॉलिक्यूल नजदीक आ जाता है, 1 लीटर आंसर 2 लीटर से कम है,
तो तुम बताओगे एसीटोन क्लोरोफॉर्म के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। कौन सा बॉन्ड है ये? कौन सा बॉन्ड है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लोरोफॉर्म एसीटोन आपस में कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अब देखो ग्राफ पूछ ले, क्या भाई ग्राफ पूछ ले, सुनो मेरी बात, पॉजिटिव देखो सेम ग्राफ बनाना है, अगर वो कहे पॉजिटिव डेविएशन तो आंसर ज्यादा है ना, तो इसको ऊपर खींच देना, ये लाइन ऊपर खींच देना, मतलब ये सब बनाना है, सिर्फ ये यूं यूं कर देना कि आंसर क्या हो रहा है ज्यादा, ध्यान रखना फिर यूं नहीं छोड़ के आ जाओ। तो पॉजिटिव डेविएशन मतलब इसको ऊपर खींच देना, और अगर एग्जामिनर कहे नहीं नेगेटिव डेविएशन तो इसको नीचे खींच देना। समझ रहे हो क्या मेरी बात? उसी ग्राफ में अलग अलग बना, हाँ पॉजिटिव पूछे तो ऊपर बना देना, नेगेटिव गए तो नीचे। भाई मेरा प्रेशर की लाइन ये है, तुम कह रहे हो प्रेशर ज्यादा आ रहा है तो लाइन ऊपर आ जाओ, तुम्हारा आंसर ज्यादा आ रहा है तो हमसे तुम्हारा आंसर ज्यादा कब आएगा? अच्छा यही तो आ रहा है, और तुम कह रहे नहीं हमारे आंसर तो कम आ रहे हैं, तो इस लाइन से नीचे चलोगे ना कि भाई आपका इतना आ रहा है तो हमारा तो इतना आ रहा है। ऐसे दोनों पूछे तो अलग अलग बनाना, एक ग्राफ में मत शो करना, ठीक है? तो ये ऑरेंज वाला क्या है? नेगेटिव डेविएशन, ब्लू वाला क्या है? पॉजिटिव, ठीक है? सारे पॉइंट हो चुके हैं। 2-3 फॉर्मूले और बता देती हूँ। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का फॉर्मूला बताए? हाँ, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w। सारे फॉर्मूलों में स्मॉल w, मैंने कहा था छोटा w हमेशा ऊपर आएगा। हाँ, छोटा w मतलब स्मॉल w हर फॉर्मूले में ऊपर आएगा, ठीक है? और कैपिटल W स्मॉल है। डेल्टा TF जल्दी बोलो, सेम फॉर्मूला 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल, और इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो सब तो कट जाएगा, क्या बचेगा? KB अपॉन K। अब मैंने ये फॉर्मूला लिखा है कि भाई वेंटो फैक्टर 1 है, मान लो एग्जाम में NaCl K4FeCN6 MgCl2 कुछ भी दे तो वेंटो फैक्टर से मल्टीप्लाई तो तुम्हें करना ही है। 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, P0 माइनस PS अपॉन P0। एग्जाम में क्वेश्चन है व्हाट इज RLVP, तो ये लिख देना खाली, कुछ नहीं याद हो तो क्या लिख देना, क्यों नहीं यही लिख देना, मतलब कुछ नहीं याद हो तो ये लिख देना P0 माइनस PS अपॉन P0, P0 माइनस PS अपॉन P0। अब देखो ऑब्वियसली P0 ज्यादा है, क्योंकि P0 में से PS कम करो, ज्यादा कौन है? P0, और कम कौन है? PS। मतलब पानी तो जल्दी जल्दी वेपर बनाएगा, पर अगर तुम ग्लूकोज मिलाओगे, नमक मिलाओगे, MgCl2 मिलाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो प्रेशर में आई कमी को क्या कहते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डिवाइड बाय P0 करोगे तो क्या हो जाएगा? RLVP। तो तुमसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो तुम क्या लिखोगे? जब भी कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, मतलब खुद तो वेपर बनाएगा ही नहीं, तुझे खुद तो पड़ेगा नहीं तो तुम्हारा नंबर कम कर देगा, तो पानी तो अच्छी खासी वेपर बना रहा था ना, तो जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को पानी में मिलाते हैं या सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इस कमी को कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन। जब डिवाइड बाय P0 करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? RLVP। अब हम कह रहे यार तुम्हें कुछ मिलाया और हमारा प्रेशर कम हो गया, यानी RLVP किसके बराबर होता है? मिलाए गए सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन, जितना मिलाओगे उतना है ना प्रेशर क्या होता जाएगा? कम। क्लियर है? क्वेश्चन आ जाए राउल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो यही तो है, ये भी क्या है? राउल्स लॉ। ये पिछली बार था 2 लिक्विड को मिलाओ, इस बार 2 लिक्विड को नहीं मिलाना है, लिक्विड सॉलिड को मिलाना है, सॉलिड लिक्विड सिस्टम। आई बात समझ? और न्यूमेरिकल बन जाए तो कुछ नहीं करना है, देखो RLVP का फॉर्मूला पूछेगा P0 माइनस PS अपॉन P0। मैंने तुम्हें कहा था हर फॉर्मूले में छोटा w ऊपर रखना, स्मॉल w के साथ कौन आएगा? M आएगा, छोटा w बड़ा M, बड़ा w। इसको क्या ही याद करना है, बोलो, रटना ही नहीं है। हर फॉर्मूले में जितने ही फॉर्मूले, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, ठीक है? ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पूछे उसमें भी छोटा w ऊपर आएगा। CRT तो अभी तुमने पढ़ा ही था, WRT अपॉन MB, छोटा w ऊपर आएगा, ठीक है ना? और छोटी w के साथ कभी छोटा m नहीं आएगा, वो नीचे आएगा। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट।
इतनी बात क्लियर है। वेंट ऑफ फैक्टर पूछ ले मोलर मास के टर्म में, वेंट ऑफ क्या होता है? ऑब्जर्व्ड मोल अपॉन थियोरेटिकल। अच्छा, एक बार ये भी सवाल आ चुका है K4FeCN6 का, K4FeCN6 बताओ तो इसके कितने टुकड़े होंगे? तो बताया ना, वो तो स्क्वायर ब्रैकेट है, कॉम्प्लेक्स तो यूं का यूं रहता है। पोटेशियम 4 और फेरोसाइनाइड 1, पोटेशियम 4 फेरोसाइनाइड 1, टोटल कितने टुकड़े हुए? 5। वेंट ऑफ फैक्टर फॉर पोटेशियम फेरोसाइनाइड कितना? 5। तो ऑब्जर्व्ड मोल 5, थियोरेटिकली 1 बोलोगे तो 5 बनेंगे। ठीक है, अब देखो मोल क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास नीचे आएगा, फिर ये क्या होगा? मास अपॉन मोलर मास, मास का मोलर मास ऊपर चला जाए। तो वेंट ऑफ फैक्टर मोलर मास के रिस्पेक्ट में, तो ये सब ओटी होते हैं ना, ऑपरेशन थिएटर, वो ऊपर आता है, टी नीचे आता है, लेकिन मोलर मास में उल्टा हो जाएगा, थियोरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड। बताओ, सब चीज करा दी है तुम्हें सॉल्यूशन की। क्लियर? सारे इक्वेशन निकल, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, एनोक्सिया हो गया। अब जैसे एनोक्सिया हाइट पे जाते हो, पानी में जाओगे तो वो क्या हो जाएगा? बैंड हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे नीचे उतरोगे हाई प्रेशर पे सांस लेोगे तो अच्छी खासी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन अकेली नहीं लेती, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन जब अपन नीचे जाते हैं, है ना, कहाँ? समुद्र में जा रहे हैं, स्कूबा डाइवर जो है, तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन ब्लड में बहुत ज़्यादा घुल जाती है। तो ठीक है, जितनी घुलनी थी घुल गई, अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन अब वो समुद्र के तले से ना, बॉटम से क्या करता है? ऊपर आता है। तो अब जब तुम ऊपर आते हो तो प्रेशर घटता है, तुम्हें पता है पहले ही P प्रोपोर्शनल टू X, प्रेशर घटेगा, गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। जब हाइट पे गए थे तुमने कहा था गैस ही नहीं है, प्रेशर कम, सॉल्युबिलिटी कम। अब नीचे गए तो प्रेशर ज़्यादा, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, क्योंकि ऊपर पानी का भी प्रेशर लगता है, पानी भी आपको क्या कर रहा हो? आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है जब आप नीचे जा रहे हो। लेकिन जब समुद्र के तले से ऊपर आते हो तो प्रेशर घटता है, सॉल्युबिलिटी में भी क्या होती है? कम। अब जो गैस हमारे ब्लड में घुली हुई है वो कम हो रही है, तो गैस निकलती कैसे? बबल्स के फॉर्म में, और वो बबल्स जो है वो हमारी कैपिलरीज में बनते हैं। अब तुम सोच सकते हो बबल्स क्या करेंगे? कैपिलरी को ब्लॉक कर सकते हैं, और कैपिलरी ब्लॉक करते तो वहीं हार्ट अटैक हो जाएगा, आदमी मर जाएगा, तो मेडिकल कंडीशन हो जाती। तो तुमसे पूछेगा स्कूबा किट के डाइवर में क्या, स्कूबा डाइवर के किट में क्या भरते हैं? तो तुम्हें लिखना है 11.7% हीलियम, रट लो, 11.7% हीलियम, 56% के आसपास नाइट्रोजन और 32% के आसपास ऑक्सीजन। बस, तो 11.7 हीलियम लिख दोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 57 नाइट्रोजन, 32 ऑक्सीजन का मास भी 32 है, तो 32 बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अब ये तुम्हारा सॉल्यूशन खत्म, इससे बाहर कुछ नहीं जाना है। ठीक है।